हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड इन सीडीएस एग्जामिनेशन। तो जो लोग सीईपीएफ का एग्जाम भी देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आज हम देखेंगे कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जो बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ देते हो, ये समझ के कि यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ 10-15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान ये रखिए, ये जो मेथड्स हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे जिन्होंने पढ़ाई एटलीस्ट करी है और एग्जाम हॉल में जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनमें से एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपका, ये है आपका आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बट स्टिल काफी लोग जो है इन क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस स्टेट का आंसर लगाऊं या इसका लगाऊं। तो इस हिसाब से जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपका सीडीएस 2019 का है बेसिकली। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अब इंटरनेशनल बाउंड्री की जब भी बात आ जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के आसपास कौन कौन सी है और कौन कौन से स्टेट जो है इनके आसपास लगते हैं। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है बिहार। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी क्वेश्चन देख के ना, कभी भी हड़बड़ाहट ये मत करना कि यार ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है तो तुरंत आंसर लगा दूंगा। ठीक है, यूपीएससी का पेपर है, कुछ ना कुछ झोल उसमें पक्का दिया मिलेगा, तो थोड़ा सा 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि अगर आप सही होते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे, बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों से गलतियां होती है, मुझसे भी होती है कि हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, सीधा जाके आंसर मार्क कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है आपको टिक करना है पेंसिल से, उसके बाद जो है आपको शीट के अंदर भरना है। डायरेक्ट शीट के अंदर कभी भी आंसर मत भरिए, क्योंकि बाद में चेक करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो आंसर मैंने गलत लगा दिया, इसका तो कुछ और आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए, इसमें पूछा क्वेश्चन में कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहला आपका ऑप्शन है बिहार। अब देखिए बिहार की लोकेशन अगर आपके माइंड में मैप बन गया हो तो आप इसको पता चल जाएगा आपको बिहार का। ठीक है, लेकिन नहीं भी बना है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, बिहार के साथ का जो स्टेट है वो सबको पता है यूपी है। ठीक है, बिहार के साथ यूपी लगता है और यूपी और बिहार दोनों का बॉर्डर जो है वो नेपाल से टच करता है। ठीक है, तो नेपाल तो इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा एलिमिनेट हो गया कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ आप सबको पता है, इसका सबको आंसर पता है कि इसका आंसर छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, लेकिन जस्ट एक बार छत्तीसगढ़ को हम छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड के ऊपर चलते हैं तो आपको पता है, बहुत बार न्यूज में भी रहता है कि नेपाल ने एक नया मैप जारी कर दिया है। ठीक है, इस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं, ये सब। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ भी जो है टच करता है बॉर्डर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है मेघालय। अब इसमें लोग कंफ्यूजन किस किस ऑप्शन में हो सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, मेघालय में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि मेघालय की जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश से टच करती है। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखिए, ये वाला आपका मेघालय की बाउंड्री है और ये बांग्लादेश से टच करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, लेकिन जिन लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बारे में आइडिया नहीं है, अगर मैप नहीं देखा है, तो एक बार जो है मैप को अच्छे से देख लीजिए, स्टेट की लोकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। ठीक है, मान लो बाई चांस किसी ने इसका आंसर मेघालय लगा दिया तो उनका तो आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एनालिसिस की जरूरत थी, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। हालांकि सबको ये पता है कि छत्तीसगढ़ ही आंसर होगा, लेकिन माइंड में ये बात आ सकती है कि यार मेघालय के बारे में तो हमें पता नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी मेघालय को, क्या पता इसका आंसर मेघालय हो जाए। तो इस तरह से जो है आपको चीजों को देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 41 डिस्कस। ये वाला क्वेश्चन अब मैच द फॉलोइंग है। मैं सच में बताऊं तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। ठीक है, अब देखिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ये पता है कि हरियाणा जो है का जो अंबाला शहर है वो बहुत फेमस है कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए। एयरफोर्स का स्टेशन वहां पे है, आर्मी का भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेशन है, तो क्योंकि वहां पे मैं रहा हूं तो मुझे उसका आइडिया है। ठीक है, तो कैंटोनमेंट एरिया हो गया, यानी आपका डी का जो है फोर्थ ऑप्शन है, ये मैं लगा के चल रहा हूँ यहाँ पे, डी का ऑप्शन फोर्थ। अब ये देखना है आपको ऑप्शंस में से डी का ऑप्शन फोर्थ किस किस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, डी का ऑप्शन में या तो आपका ए ऑप्शन का आंसर हो सकता है इसका, ठीक है, या फिर इसका डी आंसर हो सकता है, क्योंकि सॉरी, बी आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में डी ऑप्शन का जो इन्होंने आंसर लगाया है वो चौथे नंबर का है। ठीक है, तो इन दो को जो है बिल्कुल स्ट्रेट अवे काट देंगे कि ये आंसर मेरा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे ए और बी के अंदर से जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, आपको पता चल गया डी का 4 है। अब इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ए का इन्होंने 2 लगाया है दोनों ही ऑप्शन में, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ए का 2 जो है इंडस्ट्रियल टाउन जो है भिलाई इन्होंने लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, गैरिसन टाउन आपका अंबाला हो गया है, इंडस्ट्रियल टाउन भिलाई है। अब भिलाई का पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, स्टील फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है भिलाई में, तो इंडस्ट्रियल टाउन ही है वो, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है वहां पे। तो ये भी आंसर जो आपका ठीक बैठता है। उसके बाद बचता है विशाखापट्टनम और सिंगरौली। सिंगरौली का मैंने नाम ही नहीं सुना, ना मुझे ये पता कौन सी जगह पे सिंगरौली पड़ता है, लेकिन फिर भी हम
ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। उसके बाद मुझे ये पता है कि विशाखापट्टनम जो है वो पोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है पोर्ट के लिए फेमस है। तो यहाँ पे अगर देखूंगा दो ऑप्शन है, माइनिंग टाउन है और ट्रांसपोर्ट टाउन है। अब पोर्ट सिटी है तो वहां पे माइनिंग के थोड़े से मुझे लग रहा है कि चांस कम हो सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा अगर रिस्क लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट टाउन करता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यानी पोर्ट सिस्टम वगैरह है, तो इसका अगर मैं बी ऑप्शन का फर्स्ट लगाता हूँ तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे ए, और इसका एग्जैक्ट आंसर ए ही है आपका। सिंगरौली जो है वो माइनिंग टाउन ही है। आप जब चेक करेंगे तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा, वो इसका आंसर आपको मिलेगा 12th क्लास की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक के अंदर दिए हुए हैं प्रॉपर पूरे के पूरे, ये कौन सा जो गैरिसन टाउन है, कौन सा क्या है, सब दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें माइंड लगाया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह से आपको पेपर में करना है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे 66। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। देखिए मैं उन लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके जो है हाथ पैर कांप जाते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जैक्ट क्या पता मैं नहीं लगा पाऊँ, मेरा आंसर ना गलत हो जाए, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पीक्स के नाम मैं पहले पढ़ देता हूँ, अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, धूपगढ़ और गुरु शिखर। इधर आपकी नीलगिरी, सतपुरा, अरावली और अन्नामलाई, ठीक है। अब मुझे इसमें से ये पता है कि गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू के पास पड़ता है, मैंने कभी पढ़ा होगा 10वीं 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है, मतलब काफी साल पहले पढ़ा है। तो मुझे पता है गुरु शिखर जो है ना वो अरावली के अंदर है आपका। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स अज्यूम कि डी का आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखिए इसमें कौन कौन से है, इसका डी का 3 है। तो डी का ए और बी में तो जो है फोर्थ फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको जो है कट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप यहाँ पे कट कर देंगे तो डी का 3 आपका इसमें भी है और डी का 3 इसमें भी है, ठीक है। अगेन इसमें सेम चीज, ए का इन्होंने आंसर पे 4 दे दिया आपका। तो अनाईमुडी जो है वो अपने आप ही जो है अन्नामलाई हिल्स के अंदर आपको मिल गई, ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, डोडा बेटा है आपका, धूपगढ़ है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा अनाईमुडी और डोडा बेटा जो है दोनों सदर्न जो है पीक्स है, साउथ इंडिया की पीक्स है। वो जो एरिया आपका है केरला, तमिलनाडु और जो आपका कर्नाटका का जो जंक्शन है उस साइड के एरिया की तीनों दोनों पीक है। अब हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास क्या क्या बचे, नीलगिरीज और सतपुरा। सतपुरा आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, नीलगिरी जो है वो साउथ इंडिया में है। तो अगर मैं यहाँ पे डोडा बेटा को ऑप्शन 1 पे क्लिक करूँ यहाँ पे, और धूपगढ़ को सतपुरा पे क्लिक करूँ, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो धूपगढ़ के हिसाब से सी का 2 ऑप्शन हो गया, तो सी का 2 ऑप्शन ये हो गया आपका, और अनाईमुडी का ए का 4 आपका ये हो गया, और बी का 1 यानी डोडा बेटा का नीलगिरी होगा। तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन था ये, जैसे शुरू में देखने से लग रहा था, लेकिन हमारा क्वेश्चन सारा सोल्व हो गया। तो इसका क्या आ गया आपका, सी आंसर आ जाएगा। इस तरह ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। देखिए यूपीएससी के पेपर जो होते हैं उसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक खास क्या रहती है, क्वेश्चन जो है ना वो आपको इस हिसाब से दिए जाएंगे, अगर आपको कुछ भी आता है ना, थोड़ा सा भी, अगर आपको 20% भी आंसर आता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। एटलीस्ट 50-50 पे तो डायरेक्टली 100% पहुंच जाओगे। मान लो बाई चांस आपको डोडा बेटा और अनाईमुडी का भी नहीं पता, धूपगढ़ का भी नहीं पता, गुरु शिखर का पता है सिर्फ, तो भी आपका एक आंसर यहाँ से मिल गया, आपका एक यहाँ से मिल गया, तो इन दोनों में एटलीस्ट 50% तो चांस है कि आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसमें जो है काफी लोगों को हो सकता है कि पता ना हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। इसमें से अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है, एक या दो ऑप्शन पता है, तो आप इस क्वेश्चन को 100% सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के आसपास के रीजन का, तो मुझे वैसे तो सारे ही पता है कहाँ कहाँ पे है, लेकिन जो रीजनल स्टेट्स के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम में बैठा है, तो उसे ये तो कंफर्म है कि भाई मैं यूपी से हूँ, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो मेरा यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश वाले इधर लगा देंगे और इंद्रावती वाले जो है स्टेट के जो है वो इधर लगा देंगे, ठीक है। वैसे बता देता हूँ मैं, ये दोनों जो है एमपी के अंदर पड़ते हैं, ये बॉर्डर पे पड़ता है एमपी और महाराष्ट्र के, और इंद्रावती आपका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, नॉर्थ से साउथ लगाएंगे, सबसे पहले आपका आता है यूपी। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सबसे पहला यूपी का सी और डी ऑप्शन है, तो ऊपर वाले दो वैसे ही कर देंगे, क्योंकि इसमें देखिए दोनों में इन्होंने सेम सेम दे रखे, तो आप इस तरह से भी इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इन्होंने इसके आंसर जो है सी और डी में से हो सकता है, ठीक है। तो मैं लगा के चल रहा हूँ कि इसका आंसर या तो सी होगा या इसका आंसर डी होगा। अब आपको पता चल गया सबसे ऊपर जो है आपका दुधवा है, इंद्रावती का बाई चांस आपको नहीं पता, छत्तीसगढ़ है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चल गया कि सबसे ऊपर जो है दुधवा आएगा और सबसे नीचे जो है इंद्रावती आएगा, ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है उसको ये तो आइडिया होगा, क्योंकि अपने स्टेट की अगर आपको रीजनल जीके नहीं पता है तो एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट अपने स्टेट की जीके को तो यार एटलीस्ट आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है। तो इसका जो रीजन है वो अपर रीजन है, तो मतलब यूपी का जो आपका बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर का मतलब इन द सेंस ऊपर वाली साइड पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में मध्य प्रदेश के भोपाल वाले रीजन में नहीं है, ये ऊपर वाला जो रीजन है यूपी के साथ जो है 50-100 किलोमीटर होगा यूपी बॉर्डर से,
तो नीचे की साइड है मध्य प्रदेश के अंदर। तो पन्ना वहां पे आपका, जैसे मैंने बताया, पेंच है आपका जो महाराष्ट्र और उसकी सीमा से लगता है, ठीक है। तो रेंज क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले दुधवा, फिर आपका पन्ना, फिर पेंच और फिर इंद्रावती, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे चार तो ये हो गए आपके सामने। उसके बाद ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है आपका, वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स आपका है उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद मध्य प्रदेश के ये हो गए, इधर से आपका कोयला देव नेशनल पार्क राजस्थान वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ना कुछ कुछ एटलीस्ट आप एक एक दो दो स्टेट के अगर एक एक दो दो भी नेशनल पार्क आपको इंपोर्टेंट रखोगे ना यार, तो हो जाएगा। क्योंकि यूपी में इतने ज्यादा नेशनल पार्क नहीं है, हार्डली दो तीन होंगे मुश्किल से, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत अच्छा से आप कर सकते हो। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अब ये स्ट्रेट्स है, या तो आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन आता होगा या बिल्कुल ही नहीं आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको रफ आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंदर पता है, मुझे बास स्ट्रेट का सिर्फ इसमें पता है कि भाई बास स्ट्रेट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करता है। एक छोटा सा आइलैंड है नीचे ऑस्ट्रेलिया के, तस्मानिया उसको बोलते हैं। तो बास स्ट्रेट जो है आपका उसको सेपरेट करता है। तो ए का ऑप्शन जो है बी आपका हो जाएगा यहाँ पे, मुझे पता है ए का ऑप्शन बी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, मुझे पता चल गया कि भाई ये दोनों है, तो यहाँ से एलिमिनेट आपके हो जाएंगे, ठीक है। ए का यानी 2 है आपका, मान लो बाई चांस, तो डी का आपका 3 हो जाएगा, ये इन्होंने खुद ही बता दिया यहाँ से, ठीक है। तो डेविस स्ट्रेट जो है आपका यूएसएन क्यूबा के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्लोरिडा है, आपको बहुत लोगों को पता होगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी डी का 3, यहाँ पे मैं बी का लगा गया यहाँ पे, सॉरी, डी का 3। फ्लोरिडा स्टेट जो है आपका यूएसए एंड क्यूबा, वैसे भी अगर ये नहीं भी इससे ना भी आप देखते तो भी फ्लोरिडा जो है आपका यूएसए का एक शहर है इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। अब बचती हैं दो चीजें, डेविस स्ट्रेट और डोवर स्ट्रेट। थोड़ा सा इसमें अगर आप रिस्क लेते हो, 50-50% का रिस्क लेते हो, तो एटलीस्ट आपके चांसेस है क्वेश्चन ठीक होने के। एक तो बंदा बिल्कुल ही अंधा मार दे कि यार मैं तो इसका डी लगाऊंगा, आंसर देखी जाएगी जो होगा, या मैं तो इसका बी लगाऊंगा या ए लगाऊंगा। तो उस हिसाब से जो है उससे अच्छा है अगर आपको थोड़ा सा एलिमिनेट आप कर पाओ, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका डेविस स्ट्रेट है, ठीक है, वो पड़ता है आपका कनाडा एंड ग्रीनलैंड के पास, और जो डोवर स्टेट है आपका वो पड़ता है आपका यूके और फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का 1। सी का 1 कहाँ पे है आपका, ए आंसर। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। डेविस स्टेट जो आपकी सेपरेट करती है कनाडा और ग्रीनलैंड को। और ये जो डोवर स्टेट है आपका यूके एंड फ्रांस के साइड में, जो आपका इंग्लिश चैनल है उस वाले रीजन का जो है बेसिकली पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका ये रहा आपका पन्ना नेशनल पार्क जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आपका पेंच नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र, और ये नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, जो ये वाला रीजन है आपका ये महाराष्ट्र का है और यहाँ पे पड़ता है। तो इस इधर से आप जो है करेंगे तो आपका पेंच नेशनल पार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है आपको चीजों को पता होना चाहिए। अब आ गया 82nd क्वेश्चन। और ज्यादातर ना ये ट्रिक जो है बेसिकली ये एलिमिनेशन मेथड है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ऑप्शन वाले उस पर करते हैं। तो कोशिश हम आपको हमेशा ये रखनी है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है स्टेटमेंट वाइज का, मैच द फॉलोइंग का, तो मैच द फॉलोइंग का एटलीस्ट आप क्वेश्चन गलत मत करके आइए। कम से कम हर साल 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। इसमें अलग अलग जो है आपकी वो दी हुई है, माउंटेन हिल्स के बारे में, रेंजेस के बारे में दिया हुआ है, और मैप पे लोकेशन बतानी है। अब आप सबको पता है कि राजस्थान में एक ही है, अरावली है, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है, अरावली। तो आपको पता है सी का 1 हो जाएगा सीधा सीधा। देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शंस में सी का 1 कहाँ कहाँ पे है, ये दो दो ऑप्शन हो गए, सी का 1, इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर दो ऊपर नीचे पैरेलल्स हैं आपकी, वो है आपकी विंध्याचल सतपुरा, ठीक है। तो मान लीजिए आप दो को छोड़ देंगे, उसके अलावा नाम क्या बचता है, सतपुरा को छोड़ दीजिए, विंध्या को छोड़ दीजिए, कंफ्यूजिंग हो सकता है बाई चांस, ठीक है। तो डी का आपका क्या हो गया, चौथा हो गया, क्योंकि ये अलग है तो साइड में पड़ता है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, 4 हो गया डी का। तो डी का 4 अब इसमें देखिए क्या है, सी का 1 इसमें है, डी का 4 ये हो गया। तो मान लीजिए आप इसमें कंफ्यूज भी अगर हैं कि ऊपर विंध्या आ जाए या सतपुरा आ जाए, तो ये आंसर अपने आप ही बता देंगे, ठीक है। अब बचा क्या, बी का इन्होंने 2 बता दिया, तो विंध्यास जो है आपका, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और सतपुरा जो है नीचे। तो ऊपर ऊपर क्या होगा आपका विंध्याचल, नीचे क्या होगा सतपुरा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये चीजें, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, देखिए सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं आप, ऑफिसर बनने वाले हैं, इतनी एटलीस्ट आपके अंदर टैक्टिक्स होनी चाहिए कि यार इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको किस तरह से सोल्व करता हूँ। काफी बार यूपीएससी जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देता है, उनको भी आपको पकड़ना आना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, ठीक है, तो उनकी जनसंख्या अगर कम हो रही होती है तो उनको संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली होता है। और ये चाहते हैं कि सभी की यार हम किसी भी तरह से बस इनकी इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाएं, और
कोशिश प्रयास करे कि वो जो उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़े बेसिकली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विद रिगार्ड टू द प्रोजेक्ट टाइगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं बतानी है आपको, ठीक, कौन से करेक्ट नहीं है। सबसे पहला, इट वाज लॉन्च इन इंडिया इन ईयर 1973। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, हमें नहीं पता अभी 19, वैसे एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट ठीक है इनकी, लेकिन मुझे नहीं पता एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट एंड टाइगर्स एंड देयर इज एज अ नेचुरल हेरिटेज। अब कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो यही चाहता है कि जहाँ पे टाइगर्स या कोई भी प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग, जो भी एनिमल के रिगार्डिंग वो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनको नेचुरल हैबिटेट को हमें बेसिकली बचाना है, डिफोरेस्टेशन से, मैन कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो अगर वहां पे तो उससे बचाना है। कुछ प्रयास ऐसे करने हैं उनका कंजर्वेशन हो, उसके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है मुझे, तो इसको हम जो है नोट करेक्ट की स्टेटमेंट में नहीं ला सकते। फिर आता है द प्रोजेक्ट एम्फेसाइज टू एंश्योर वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया। ये भी बात सही है कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर है तो वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो है टाइगर्स के मेंटेन रहे, बढ़े उसमें, और अच्छी सी जो है इंप्रूवमेंट देखी जाए। लास्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम होगी। देर आर नो टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत फेमस है, आपको पता है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी काफी सारे स्टेट है फॉरेस्ट एरिया, अगर आप देखोगे, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। इवन तक बहुत सारे स्टेट ऐसे भी उसमें 80% तक जो है रेशो के उसमें फॉरेस्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगी। हिल्स बहुत ज्यादा है वहां पे, आपको पता है। तो ये थोड़ा सा आपको लगा नहीं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे एक भी टाइगर रिजर्व ना हो, ठीक है। आपके नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट 7 स्टेट पड़ते हैं आपके, तो ऐसा हो सकता है कि 7 स्टेट में से एक भी जो है वो ना हो। बहुत सारे नाम मैं अब यहाँ पे लूंगा तो आपने उनके नाम सुने होंगे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क सबने सुना होगा, मानस नेशनल पार्क सबने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क सबने सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं, ये सभी जो है टाइगर रिजर्व के मैंने नाम बताए आपको, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी एक्सट्रीम है, तो मैं इसको मान के चल सकता हूँ कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा देश है हमारा और 8 राज्य है। 8 राज्य की अगर आप मान लो स्टेट्स की आप अगर एरिया भी देखोगे तो एरिया भी काफी बड़ा बनता है, ऐसी बात नहीं है। कम से कम बड़े बड़े 2-3 स्टेट्स का एरिया तो आप मान सकते हो कि वहाँ उस हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी छोटा नहीं है आपका, असम भी काफी बड़ा स्टेट है, उसके बाद मेघालय और छोटे छोटे मिला के काफी बड़ा रीजन बनता है। और आपको पता ही है हर जगह जो है कंजर्वेशन के एफर्ट चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट में अगर मान के चलो कि यार नहीं ये एक्सट्रीम है, ये गलत हो सकती है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर जो रियलिटी में 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ना आपको थोड़ा सा इस तरह का माइंड अप्लाई करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 जो है टाइगर रिजर्व हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नामदफा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नामदफा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। फिर नामेरी टाइगर रिजर्व है, पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ओरांग नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। कमलांग नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। मानस नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे जो है किस तरह से आप सोल्व करेंगे, ये वही अगेन जो है रीजनल उसके ऊपर आता है, ठीक है। जो रीजनल स्टूडेंट होगा उसको बेनिफिट इसमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन स्टिल अगर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व आपने कभी नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट तुक्का इसमें आप मार सकते हो, ठीक है। अब जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए हमारे रीजन के आसपास, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग गए भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जो लोग जिन्होंने भी सफर किया है, मतलब जो मनाली साइड कभी घूमने गए हैं, आपने देखा हो मेरे ख्याल से कुल्लू से पहले जो है एक टनल आती है, 3-4-5 किलोमीटर लंबी है। मैं 2016 के अंदर गया था, तब मैंने देखा वहां पे। तो वहां पे ना डाइवर्जन होता है उस टनल के अंदर से, ठीक है। एक रास्ता सीधा आपका लिखा हुआ है वहां पे बकायदा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का लिखा हुआ है, और एक जो रास्ता है टनल के अंदर का लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, क्योंकि जितने भी बाकी तीनों आपके अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका आंसर है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आप ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट के अंदर आपका पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क होगा। अब जो स्टूडेंट जो है नॉर्थ इंडियन साइड का है, पर्टिकुलर जो इस रीजन का स्टूडेंट है, हिमाचल प्रदेश का जो बच्चा है, उसको पता होगा कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे और ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी रीजनल ज्योग्राफी भी अगर अच्छी होगी, अगर आपको पता होगा आपके स्टेट में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, क्या आपका क्लाइमेट रहता है, क्या मानसून का इफेक्ट रहता है, क्या क्या सब्जियां आपके यहाँ पे उगाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन सी लेक्स हैं, रिवर्स कौन कौन सी हैं, डैम्स कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपने स्टेट का भी एटलीस्ट जान लोगे तो आसपास की जो है स्टेट का अगर जानोगे तो बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अब जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश का है या राजस्थान का है, अगर उसको अपने स्टेट के बारे में पता हो तो 2 क्वेश्चन आपके वहीं पे सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
अब बात करते हैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो बच्चों को लगता है काफी बार कि यार ये तो क्वेश्चन मुश्किल आ गया, लेकिन उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो जस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये वाला है आपका 67, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है सीडीएस के ही किसी न किसी एग्जाम से लिए गए हैं, तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, वीडियो आपको देखने का फायदा भी मिलेगा, क्वेश्चन में हो सकता है आपका आ जाए तो आप सोल्व कर पाओगे, राइट। इसमें लिखा है अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज रिजोर्टेड टू फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो जॉइंट सीटिंग की बात आती है कि जॉइंट सीटिंग जो है क्या होती है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग बेसिकली जो है दोनों हाउसेज आपका लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बुलाया जाता है, जब भी किसी बात के ऊपर झगड़ा हो जाए कि भाई हम तो इस बिल को पास नहीं करते, उधर से राज्यसभा कह देगी हाँ जी हम भी नहीं करते इसको, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं जॉइंट सीटिंग बुला देते हैं कि चलो इकट्ठे आ जाओ यार, बात बात करते हैं इसके बिल के बारे में, बिल इंपॉर्टेंट है, हमें पास करना है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जॉइंट सीटिंग के। सबसे पहली बात तो जॉइंट सीटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसी में आपके पॉइंट्स में बता रहा हूँ, याद हो जाएंगे आपको, याद हो हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद जॉइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, हेल्ड कौन करता है जॉइंट सीटिंग को, प्रेसिडेंट बुला देंगे, उसके बाद देखने का जो काम होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही हैज द पावर टू हेल्ड, उसका चेयरमैन जो होता है बेसिकली वो लोकसभा का स्पीकर होता है। उसके बाद जो इसका प्रोसीजर होता है वो लोकसभा के रूल्स के द्वारा किया जाता है जॉइंट सीटिंग का, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते भी ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से बिल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है हम जॉइंट सीटिंग जो है हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक ऐसा इंपॉर्टेंट बिल है जिसके ऊपर अगर एक बार एक हाउस ने बोल दिया कि भाई हम इसे पास नहीं करते तो नहीं करते, मतलब ठीक है, तो उसके ऊपर कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। तो ऑप्शन सेकंड मुझे पता है कि भाई इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सेकंड अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इस चीज पे श्योर हूं कि यार ऑर्डिनरी बिल जो भी होता है ना आपका, तो ऑर्डिनरी बिल को मनवाने के लिए प्रेसिडेंट बुला लेते हैं कि यार ज्वाइंट सीटिंग करो यार, ये बिल है इंपॉर्टेंट है, पास करो इसे, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि थ्री कंफर्म है, ठीक है। तो पहले का मुझे श्योर नहीं कि मनी बिल के केस में करते हैं नहीं करते हैं, मुझे दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से दूसरा पक्का पता है कि नहीं होता है, तीसरा मुझे पता है कि ये होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा आपका, सी ऑप्शन बच गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल का अगर आपको नहीं भी पता कि ज्वाइंट सीटिंग होती है नहीं होती है, तो भी आप इस आंसर को सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, मनी बिल के ऊपर कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, ठीक है। एक बार जो बिल पास कर दिया तो कर दिया, वही है भाई, कोई जॉइंट सीटिंग नहीं है। उसके बाद राज्यसभा के पास एक पावर होती है कि वो मनी बिल को जो है अपने पास रख सकते हैं, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि कितने दिन मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई अगर उतने दिन में आपने वो बिल वापस लोकसभा में नहीं भेजा तो वो पास माना जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज आपको बताने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज बताने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन द राज्यसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कौन सी ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट टाइम जो है राज्यसभा में नहीं पारित की जा सकती। थोड़ा सा बच्चों को लग सकता है कि यार ये तो कंफ्यूजिंग है, क्या पूछ दिया यार, मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे लोग उनको छोड़ के आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, दिमाग यूज करना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जब लोकसभा हमारे पास है उनको हम चुन के भेजते हैं, तो राज्यसभा की जरूरत क्या है, राज्यसभा को हमने इसलिए भेजा हुआ है वहां पे ताकि लोकसभा जल्दीबाजी में कोई बिल बना दे ना, तो उसको देखने के लिए एटलीस्ट कोई होना चाहिए वहां पे कि यार ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्टेट्स के लिए, कि भाई ऐसा ना हो कि सेंटर सारी पावर खुद ही जूम कर ले, स्टेट की पावर ही छीन ले, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है आपका राज्यसभा को वहां पे भेजा गया है। तो कॉमन सेंस वाली चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे राज्यसभा को जो है पावर दी गई है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, यहाँ पे राज्यसभा की पावर्स वाले भी डिस्कस हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका निकलेगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसका बिल जो है किसी भी हाउस में जो है पास हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका ए आंसर तो एटलीस्ट नहीं होगा, तो इसको काटा कर दीजिए कि ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। सीएजी रिपोर्ट के बारे में भाई मुझे नहीं पता, बाई चांस आप ये लगा के चले कि यार ये इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ये भी देखो स्टेट के हाथ में पावर है, राज्यसभा भी इसको पास कर सकती है पहले और लोकसभा भी पास कर सकती है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास कंफ्यूजन है बी और सी में, ठीक है, ये बी और सी। अब आपको पता होगा अगर पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत का अगर एल भी पढ़ा होगा ना, तो सबको ये पता है भाई एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बजट बोलते हैं, ठीक है। तो बजट का जो सबसे पहला काम होता है वो लोकसभा के अंदर होता है, ठीक है। तो सीएजी की रिपोर्ट फिर इसके हिसाब से अगर ये वाला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सीएजी की रिपोर्ट का मतलब क्या है कि ये जो है राज्यसभा के अंदर भी फर्स्ट रिप्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 52 देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या नहीं है,
लेट्स सी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, एनसीएसटी जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है नेशनल कमीशन फॉर द वुमन, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई ह्यूमन राइट जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ठीक है, वो बाद में बनी है आपकी। नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है और वुमन भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ वन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे कि एक आपको कंफर्म है। एनएचआरसी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, चौथा आप निकाल दोगे तो ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, तो क्या बचा आपका, पहला आंसर बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल कमीशन फॉर द एसटी, नेशनल कमीशन फॉर द एससीज। ये दोनों जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर आती हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी है जो आपके एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, वो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 113वें क्वेश्चन के बारे में। इसमें बोलता है द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। ढंग से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो छोड़ ही आएगा। अगर आप फिर भी बिना पढ़े इसको क्वेश्चन को सोल्व करके आ रहे हो तो भाई आपके क्वेश्चन के नंबर कटने ही कटने। बिल्कुल आसान है, आज आपको याद करवा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। दो आपके शेड्यूल होते हैं, एक होता है आपका फिफ्थ शेड्यूल, एक होता है सिक्स शेड्यूल, ठीक है। जो सिक्स शेड्यूल होता है वो ट्राइबल एरियाज को देखता है, चार स्टेट्स की, ठीक है। उनके अलावा जो बच गए वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में आ जाते हैं, ठीक है। चार स्टेट कौन कौन से हैं मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहला है सिक्स शेड्यूल के अंदर असम के रीजन आते हैं। असम से मेघालय पे चली जाती है भाई मेरी ट्रेन, मेघालय से फिर नीचे से सीधा ऊपर, ठीक है। कौन कौन से हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले असम पे जाओ, असम से मेघालय, मेघालय से त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम। लाइन समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, डायलॉग है ना ये, सुना होगा आपने मीम से, समझ रहे हो। तो असम से मेघालय, मेघालय से त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम, ठीक है। अब इसके ट्रिक बनाओ, आसमान में तिरंगा देखा, जो भी बनाना है आपको बना लो, लेकिन सिंपल सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, ये भी लगाओ। सबसे पहले आपको क्या बताया था, पहले असम है, असम के नीचे मेघालय है। असम और मेघालय देखो पहले तो, असम मेघालय यहाँ पे भी है, असम मेघालय यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, असम तो है ही नहीं यहाँ पे। तीसरे में अगर देखोगे यहाँ पे भी असम नहीं, ये भी काट दो। बचा कौन कौन सा आपका, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो असम, मेघालय, उसके बाद नीचे क्या बताया था मैंने आपको, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम किसमें, इसमें क्या है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, मणिपुर आ गया, मिजोरम तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया ना। और ये क्वेश्चन जो है कम से कम भी 4 या 5 बार आपका आया है। एक क्वेश्चन तो आपके सामने यही मैंने दिखा दिया, ये वाला, और एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, ठीक है। द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एंड ये वो अंडर द शेड्यूल। याद नहीं करना है आपको, सीधा आंसर नहीं लगाना है आपको, सिंपल ये बनाना है, असम, मेघालय, इन दोनों से नीचे जाएगा त्रिपुरा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हो गया ना सोल्व क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट इज आर द करेक्टली मैच, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो किस किस से बनता है, एमपीज और एमएलए से बनता है। अब यहाँ पे अगर नॉमिनेटेड लिख देते ना, या फिर सीधा कुछ नहीं लिखते, कंसिस्टिंग ऑफ द एमपी एंड एमएलए, तो स्टेटमेंट हो जाती गलत। लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इलेक्टेड एमएलए और एमपी ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड एमपी एमएलए सबके हो गए, आपके पार्लियामेंट के हो गए, दोनों के दोनों इलेक्टेड एमपी एमपी, स्टेट्स के एमएलए हो गए, यूनियन टेरिटरी दिल्ली के भी हो गए, पुडुचेरी के भी हो गए, सिंपल सा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का देखते हैं, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपी। ये भी इन्होंने लिख दिया, चलो बाय चांस एक बार लगा लेते हैं कि यार इसका श्योर नहीं हूं कि मैं एमएलएज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है स्पीकर जो होता है हाउस ऑफ पीपल चूजेज आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। ये मुझे पता है कि भाई प्रोटम स्पीकर पहले होता है, उसके बाद जो है वो सबको जो है स्पीकर चूज करने का मौका मिलता है, हाउस के अंदर से जो है बना देते हैं, ठीक है, लोकसभा में से। तो पहला और तीसरा तो श्योर हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट एंड थ्री का मैं श्योर हूं, तो आपके 2 और 3 ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा। ऑप्शन बचा आपका ए एंड सी। तो अगर आप रिस्क भी लेते हो, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का नहीं भी याद है, तो भी आपका 50% चांस ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्ट ये जूम करो, जब आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स दोनों हैं, तो मैं स्टेट के एमएलए की क्या जरूरत है, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर है स्टेट के एमएलए ही चूज करके भेजते हैं उनको, राइट। तो सीधा जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे एमएलए नहीं होते हैं, सिंपल एमपीज होते हैं दोनों हाउसेज के आपके, ठीक है। इलेक्टोरल
कंसिस्टिंग ऑफ द एमपीज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका रिप्लाई कीजिए। पसंद नहीं आई है तो भी कमेंट करके बताइए पसंद क्यों नहीं आई है, अगली बार कोशिश करेंगे थोड़ी और अच्छी वो करने की। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की हम क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और भी, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और भी काफी सारी वीडियोस फिर आपके लिए हम लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस। शिवम त्यागी सर की भी वीडियोस फिर हम लेके आएंगे। हाँ, एक अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पे करनी थी, करंट अफेयर की वीडियोस अब नहीं आएंगी दोस्तों। आपका सीईपी 2020 के अंदर जो करंट अफेयर है वो अक्टूबर तक का ही आएगा, तो उसके बाद की वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगले साल हम सेम सीरीज को रिज्यूम करेंगे 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। लास्ट का 6 महीने का करंट अफेयर आपका आएगा एग्जाम के अंदर, तो 1 जनवरी 2021 आपकी करंट अफेयर की वीडियो शुरू हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना, बेल आइकन को जरूर दबाएं यार। आप बेल आइकन को नहीं दबाते आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप मिस कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।